अब बात करने वाले हैं अजूस्पर्मिया के बारे में। तो अकॉर्डिंग टू WHO, अजूस्पर्मिया होता है कंप्लीट एब्सेंस ऑफ स्पर्मेटोजोआ इन इजैकुलेट which is confirmed after centrifugation at 3000 G for 15 minutes on 2 separate semen analysis। तो क्या मतलब हुआ कि अजूस्पर्मिया में जो रहता है स्पर्मेटोजोआ जो रहता है वो नहीं होता है इजैकुलेट में, और उसके लिए हमें कम से कम 2 सीमेन एनालिसिस करना होता है, और जो सेंट्रिफ्यूगेशन हम कर रहे हैं उसके लिए 15 मिनट तक करना होता है सेंट्रिफ्यूगेशन, और 3000 G पर। ये जो था WHO ने दिया था 2021 में, और ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन है। अब बात करें तो अजूस्पर्मिया जो रहता है लगभग 1% जितने भी आदमी होते हैं उसमें से 1% जो रहते हैं वो अजूस्पर्मिक होते हैं, और जो इनफर्टाइल आदमी होते हैं उसमें से 15% जो रहते हैं वो अजूस्पर्मिक होते हैं। तो जो अजूस्पर्मिया होता है वो बेसिकली 3 टाइप का होता है। पहला होता है प्री टेस्टिकुलर। प्री टेस्टिकुलर का मतलब क्या होता है कि टेस्टिस से ऊपर प्रॉब्लम है, मतलब हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी में। दूसरा होता है टेस्टिकुलर, और तीसरा होता है पोस्ट टेस्टिकुलर। इसलिए इसको ऑब्स्ट्रक्टिव अजूस्पर्मिया भी बोलते हैं। जो कि अगर हम बात करें टेस्टिकुलर की तो उसमें क्या होता है, किसी भी टाइप का ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होता है, और अजूस्पर्मिया मिलता है, तो इसलिए उसको नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव अजूस्पर्मिया भी बोलते हैं। और प्री टेस्टिकुलर जो कि हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी की वजह से होता है, वो क्या होता है, उसमें गोनेडोट्रोपिन की कमी होती है, तो हाइपोगोनेडोट्रोपिक हाइपोगोनेडिज्म बोलते हैं। तो अगर बात करें काम कैसे करता है, तो जो GnRH होता है वो कहाँ से रिलीज होता है, हाइपोथैलेमस से, और फिर वो क्या करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है रिलीज करने के लिए LH और FSH। और जो ये रिलीज होता है पल्सेटाइल रिलीज होता है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर GnRH की डेफिशिएंसी होती है तो हम रिप्लेस भी जो करते हैं वो GnRH को पल्स के फॉर्म में ऐसे पंप देते हैं कि पल्स के फॉर्म में ही सिक्रीशन हो। अब जो LH और FSH एंटीरियर पिट्यूटरी से सिक्रीट हुआ वो क्या करेगा, LH जो है लेडिक सेल्स पे जाके एक्ट करता है और टेस्टोस्टेरोन बनाता है, जबकि FSH जो है सर्टोली सेल्स पे जाके स्टिमुलेट करता है और क्या करता है, स्पर्मेटोजेनेसिस। और दूसरा इनहिबिन B भी सिक्रीट करता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब लेडिक सेल जो रहता है टेस्टोस्टेरोन जो बनाता है, तो उसकी वजह से होता क्या है, इंट्राटेस्टिकुलर टेस्टोस्टेरोन का कंसंट्रेशन बढ़ता जाता है, और वो जो रहता है सीरम से ऑलमोस्ट 100 टाइम्स ज़्यादा होता है। तो इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है, इससे स्पर्मेटिड जो रहता है वो मैच्योर होता है। तो स्पर्मेटिड मैच्योरेशन के लिए क्या जरूरत होता है, टेस्टोस्टेरोन का। और टेस्टोस्टेरोन जो चाहिए होता है वो कितना चाहिए होता है, ऑलमोस्ट हाई कंसंट्रेशन में, जो कि सीरम से ऑलमोस्ट 100 टाइम्स ज़्यादा होता है। तो इसलिए टेस्टिस में जो टेस्टोस्टेरोन का कंसंट्रेशन होता है वो सीरम कंसंट्रेशन से ज़्यादा होता है। अब जो सर्टोली सेल्स जो इनहिबिन सिक्रीट कर रहा है और लेडिक सेल्स टेस्टोस्टेरोन, वो क्या करता है, फीडबैक प्रोवाइड करता है। इनहिबिन अगर ज़्यादा होगा तो FSH को इनहिबिट कर देता है। सेम जो काम होता है वो टेस्टोस्टेरोन भी करता है। अगर टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा होगा तो और LH को सप्रेस कर देता है। तो इस तरीके से क्या होता है कि अगर हम बात करें जो सर्टोली सेल का जो फंक्शन है वो कैसे पता चलेगा, सर्टोली सेल का फंक्शन जो रहता है इनहिबिन B के थ्रू पता चलेगा, और लेडिक सेल्स का अगर फंक्शन की बात करें तो कैसे पता चलेगा, टेस्टोस्टेरोन के थ्रू। तो अगर इनहिबिन B कम होता है तो FSH और ज़्यादा निकलता है ताकि और ज़्यादा इनहिबिन B निकले, और सेम केस टेस्टोस्टेरोन का, अगर टेस्टोस्टेरोन कम हो जाएगा तो LH बढ़ जाता है। अब बात करते हैं प्री टेस्टिकुलर कॉजेज में। तो प्री टेस्टिकुलर में क्या होता है, सबसे पहले कंजेनाइटल एक कॉज होता है जिसमें कंजेनाइटल GnRH डेफिशिएंसी होती है जिसको बोलते हैं कैलमैन सिंड्रोम। फिर दूसरा जो रहता है पिट्यूटरी ट्यूमर। तो पिट्यूटरी ट्यूमर होता है, ये प्री टेस्टिकुलर होते हैं, और जो प्री टेस्टिकुलर होते हैं उसमें अगर हम SCG देते हैं FSH के साथ तो पेशेंट जो रहता है काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्ड करता है। फिर अगर हम जब इसमें एग्जामिन करेंगे तो टेस्टिस जो रहता है यूजुअली स्मॉल मिलेगा और सॉफ्ट होगा, जबकि अगर टेस्टिकुलर कॉज होगा तो उसमें भी टेस्टिस स्मॉल होता है बट फर्म होता है। तो अगर बात करें टेस्टिकुलर
की, तो टेस्टिकुलर क्या होता है, नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव जो स्पर्मिया होता है उस पर उसमें बेसिकली क्या होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं हो पाता, स्पर्मेटोजेनिक फेलियर होता है। और उसका मेन रीजन क्या होता है, या तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होता है, या तो क्रिप्टोऑर्किटिज्म, या बम्प्स ऑर्काइटिस। तो इसकी वजह से टेस्टिस क्या होती है, स्मॉल होती हैं और फर्म होती हैं। और हिस्टोलॉजी अगर हम जब देखेंगे तो एब्नॉर्मल रहेगी। और पोस्ट टेस्टिकुलर की बात करें तो पोस्ट टेस्टिकुलर में आइदर इजैकुलेटरी डक्ट या एपिडिडाइमिस या वास डिफरेंस, इसमें से किसी भी चीज में ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, या तो वेसेक्टमी या कंजेनाइटल जो है बायलेटरल एब्सेंस है। तो ऐसे केस में क्या होता है, टेस्टिस पे कोई इफेक्ट नहीं होता है और स्पर्मेटोजेनेसिस नॉर्मल रहता है। तो प्री टेस्टिकुलर और टेस्टिकुलर में हम कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, इसमें एक्चुअली क्या होगा, टेस्टोस्टेरोन जो रहता है दोनों में कम रहता है। तो डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, अगर टेस्टिकुलर होगा तो पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस फंक्शनल होंगे, तो फंक्शनल होंगे तो एफएसएच और एलएच का सिक्रीशन जो रहेगा अच्छा रहेगा और बड़ा रहेगा। जबकि प्री टेस्टिकुलर में क्या होगा, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी काम नहीं कर रहे होंगे तो एफएसएच और एलएच कम होता है, और दोनों ही केस में टेस्टोस्टेरोन कम रहेगा। तो सबसे पहले बात करें प्री टेस्टिकुलर की, तो प्री टेस्टिकुलर को बोलते हैं हाइपोगोनेडोट्रोपिक हाइपोगोनेडिज्म। और ये बेसिकली अगर एक कंजेनाइटल बीमारी होती है जिसको बोलते हैं कैलमैन सिंड्रोम। कैलमैन सिंड्रोम में क्या होता है, जीएनआरएच डेफिशिएंसी होती है और पेशेंट को एनऑस्मिया होता है। फिर एक्वायर्ड कॉजेज की बात करें तो उसमें होगा पिट्यूटरी एडिनोमा, पेशेंट को हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया हो सकता है, फिर ट्रॉमा की वजह से हो सकता है, स्टेरॉइड की वजह से हो सकता है, और एक्सोजीनस टेस्टोस्टेरोन की वजह से हो सकता है। तो जो प्री टेस्टिकुलर कॉजेज होता है ऐसे में हम लोग एससीजी और एफएसएच की थेरेपी देते हैं, या अगर हाइपोथैलेमस से प्रॉब्लम है तो जीएनआरएच का पंप देंगे। और जीएनआरएच जो रहता है यूजुअली हम लोग पल्सेटाइल फॉर्म में देते हैं, तो पल्सेटाइल फॉर्म में देना होता है। तो जो प्री टेस्टिकुलर कॉजेज होते हैं यूजुअली जो हार्मोनल रिप्लेसमेंट को रिस्पॉन्ड करते हैं। और आफ्टर द प्री टेस्टिकुलर जो कॉजेज हैं, अगर उसमें जब हम जीएनआरएच पंप या एससीजी एफएसएच थेरेपी स्टार्ट करते हैं तो फुल स्पर्मेटोजेनेसिस को ठीक होने में ऑलमोस्ट 1 साल लग जाता है। तो अब अगर हम बात करें एक्सोजीनस टेस्टोस्टेरोन, तो एक्सोजीनस मतलब होता है बाहर से। अगर जो जिम यूजर्स या स्टेरॉइड यूजर्स बाहर से टेस्टोस्टेरोन लेते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, फीडबैक सप्रेशन। तो फीडबैक सप्रेशन होता है जिसकी वजह से क्या होता है, सेकेंडरी एंजियोस्पर्मिया। तो सेकेंडरी एंजियोस्पर्मिया क्यों होता है, ड्यू टू एक्सोजीनस टेस्टोस्टेरोन। अब बात करें टेस्टिकुलर, टेस्टिकुलर में क्या होगा, टेस्टिकुलर में पैथोलॉजी है तो कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होगा, इसलिए इसको नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एंजियोस्पर्मिया भी बोलते हैं। और इसका जो मोस्ट कॉमन कॉज अगर हम बात करें तो होता है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। तो क्लाइनफेल्टर क्या होता है, मोस्ट कॉमन क्रोमोसोमल कॉज। और अगर हम ये टेस्टिकुलर कॉज की बात करें तो 11% जो कॉजेज होते हैं वो क्लाइनफेल्टर की वजह से होते हैं। अब क्लाइनफेल्टर होता क्यों है, अगर एक्स क्रोमोसोम एक्स्ट्रा रहता है किसी में तो क्लाइनफेल्टर होता है, क्लाइनफेल्टर। और अगर एक्स क्रोमोसोम कम होता है तो टर्नर होता है। तो ये दो बीमारियां अलग अलग हैं। तो एक एक्स्ट्रा कॉपी एक्स क्रोमोसोम होने की वजह से क्या होता है, जो उसका क्रोमोसोम नॉर्मली जो रहता है 46XY रहेगा, अब इसकी जगह क्या होगा, क्रोमोसोम कितने हो गए, 47 हो गए, और एक एक्स्ट्रा एक्स हो गया, तो ये 47XY हो जाता है। तो ऐसे केस में पेशेंट को क्या होता है, एक्स्ट्रा एक्स की वजह से क्या होता है, जो स्पर्म या स्पर्म नहीं बनेगा और टेस्टोस्टेरोन काफी कम होगा। अब टेस्टोस्टेरोन कम होगा तो फीडबैक जो रहेगा पाथवे वो कोई देने के लिए नहीं रहेगा, तो एफएसएच और एलएच हाई रहता है और पेशेंट को क्या डेवलप करेगा, गायनिकोमेस्टिया। जो टेस्टिस रहेगा वो स्मॉल रहेगा और फॉर्म रहेगा, क्योंकि कुछ बन नहीं रहा है तो फॉर्म रहता है, फॉर्म अगेंस्ट द हाई एफएसएच, तो फॉर्म रहेगा। और पेशेंट जो रहेगा काफी टॉल रहता है, लंबा रहता है। तो इसी केस में 47 जो एक्स वाई बात की ये कॉमन वेरिएंट है, इसमें हर सेल में 47XY होता है। लेकिन एक मोजाइक वेरिएंट होता है, उसमें कुछ सेल्स नॉर्मल होती हैं, कुछ सेल्स में जो रहेगा 46XY क्रोमोसोम होगा, बाकी जो रिमेनिंग है उसमें 47XY होगा। तो ऐसे केस में जो कुछ सेल्स नॉर्मल है उसकी वजह से थोड़ा बहुत स्पर्मेटोजेनेसिस हो सकता है। फिर जो दूसरी बीमारी होती है अगर हम बात करें टेस्टिकुलर में, तो वो होती है वाई क्रोमोसोम माइक्रोडिलीशन। तो जो वाई क्रोमोसोम माइक्रोडिलीशन में होता क्या है कि अगर हम बात करें वाई क्रोमोसोम की, तो वाई क्रोमोसोम के 2 आर्म रहते हैं, उसमें एक आर्म जो रहता है वो छोटा होता है
और एक आर्म जो रहता है वो बड़ा रहता है। तो जो छोटा आर्म रहता है उसको P बोलते हैं और जो बड़ा आर्म रहता है उसको Q बोलते हैं। तो अब जो बड़ा आर्म है उस पे एक जीन होता है जिसको बोलते हैं अजूस्पर्मिया फैक्टर। तो अजूस्पर्मिया फैक्टर कहाँ लोकेटेड होता है? वाई क्रोमोसोम के लॉन्ग आर्म पे। वाई क्रोमोसोम का लॉन्ग आर्म क्या है? वाई क्यू। और पोजीशन जो रहता है किस पे? 11 पे। तो कौन सा फैक्टर होता है? अजूस्पर्मिया फैक्टर। तो अजूस्पर्मिया फैक्टर जो रहता है उसको AZF भी बोलते हैं। अब ये जो फैक्टर होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसमें 3 चीजें होती हैं। एक होता है AZF-A, AZF-B और AZF-C। तो जो AZF-A होता है उसमें जो जीन होता है उसमें होता है USP9Y और DDX3Y। जबकि अगर हम बात करें AZF-B के बारे में तो उसमें जो जीन होता है RBMY और PRY। और AZF-C में जो जीन होता है वो होता है DAZ, डैश DAZ जीन होता है। तो हम ये जो देख रहे हैं फोटोग्राफ, इसमें जो हम देख सकते हैं जो ऊपर वाई क्रोमोसोम में है ये जो रीजन है टर्मिनल एंड, यहाँ पे जो रीजन है इसको बोलते हैं सूडो ऑटोसोमल रीजन और PAR। तो ये जो रीजन होता है ये दोनों एंड पे लोकेटेड होता है क्रोमोसोम के और ये एक्स क्रोमोसोम पे भी होता है। तो ये इसकी जरूरत क्या होती है? ये जो इसका मेन काम होता है ये पेयरिंग के लिए होता है और दूसरा रिकॉम्बिनेशन। तो जब मियोसिस के समय रिकॉम्बिनेशन होता है, पेयरिंग होता है तो इस रीजन से ही होता है। और ये जो रहता है दोनों एक्स और वाई क्रोमोसोम दोनों पे होता है। तो ये नॉन स्पेसिफिक रीजन होता है। फिर दूसरा रीजन है वो है SRY रीजन। अब SRY जो रीजन है इसको बोलते हैं सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन। तो सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन जो रहता है वो कहाँ पे मिल रहा है? शॉर्ट आर्म। शॉर्ट आर्म कौन सा है? YP। तो ये जो जीन होता है ये मेल सेक्स डिटरमाइन करता है एट द टाइम ऑफ टेस्टिस डेवलपमेंट। अब जो बात कर रहे थे हम AZF-A, AZF-B और AZF-C, ये जो 3 जीन है ये अलोंग द लॉन्ग आर्म होते हैं। तो इसमें जो हमने 3 जीन जो बताया था सबसे पहले AZF के बारे में, तो उसमें USP9Y और DBY। तो जो USP9Y और DBY रहते हैं इनका मेन काम क्या होता है? जो अर्ली जर्म सेल डेवलपमेंट होता है उसमें इनका रोल होता है। तो अर्ली जर्म सेल डेवलपमेंट जो होगा वो किसकी वजह से होगा? वो होगा AZF की वजह से। जो शुरुआत में सेल डेवलपमेंट होता है इसकी वजह से। तो ये ऐसा क्या करता है? ये बेसिकली RNA बाइंड करता है। तो RNA बाइंडिंग और प्रोसेसिंग जो रहती है शुरुआत के प्रोसेस में AZF-A होता है। फिर AZF-B की बात करें तो AZF-B का मेन काम क्या होता है? मैच्योरेशन। तो जो स्पर्म मैच्योर हो रहा है वो AZF-B का होता है। और जबकि AZF-C जिसको डैज भी बोलते हैं, तो जो डैज होता है DAZ उसका में जो मेन रोल होता है वो RNA को रेगुलेट करता है जो कि स्पर्मेटोजेनेसिस में इन्वॉल्व होता है। तो अब जो ZF-C रीजन है, डैज वाला जो फैक्टर है वो क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अगर हम बात करें स्पर्म रिट्रीवल का तो जो स्पर्म रिट्रीवल होता है वो सिर्फ AZF-C में ही पॉसिबल होता है। तो 50% केसेस में 50 to 70% केसेस में माइक्रो टेसे करेंगे पेशेंट में तो हमें स्पर्म मिल सकता है माइक्रो टेसे करके। 50 बाकी AZF-A और AZF-B में जो रहता है स्पर्म नहीं मिलता है। तो जो AZF-A में होता है सिर्फ A जो रहता है अकेला सर्टोली सेल मिलता है, सर्टोली सेल मिलता है और इसमें कोई भी स्पर्म रिट्राइव नहीं हो पाता है। फिर AZF-B की बात करें तो उसमें बंद कर देता है मैचुरेशन, B में बंद हो जाता है और A में अकेला सर्टोली सेल मिलता है। तो B में बंद क्या हो जाएगा? मैचुरेशन बंद हो जाएगा। दैट इज नोन एज मैचुरेशन अरेस्ट। फिर जो C में होता है उसमें कम स्पर्मेटो बनते हैं, तो कम स्पर्मेटोजेनेसिस होता है तो इसको क्या बोलते हैं? हाइपोस्पर्मेटोजेनेसिस या फोकल स्पर्मेटोजेनेसिस। तो अब बात करें AZF-C में एक रीजन और होता है जो बोलते हैं GR-GR। तो GR-GR डिलीशन की वजह से जो पेशेंट रहता है उसमें अजूस्पर्मिया की बजाय क्या मिलता है? ओलिगोजूस्पर्मिया। तो जो GR-GR रीजन है अगर उसमें कोई डिलीशन होगा तो ओलिगोजूस्पर्मिया मिलेगा। फिर अगर हम बात करें कॉजेज की तो एक्वायर्ड कॉजेज होते हैं कुछ। सबसे पहला होता है मम्प ऑर्काइटिस। तो जो मम्प ऑर्काइटिस से टेस्टिस में क्या
टेस्टिकुलर कॉज कैसे कराता है? ये बेसिकली इन्फेक्शन होता है टेस्टिस का, जो कि मम्स वायरस से होता है और प्यूबर्टी के बाद होता है। और ये क्या करता है? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स जो रहते हैं उनको और जर्मिनल एपिथेलियम को, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स और जर्मिनल एपिथेलियम को डैमेज कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है? जो स्पर्म प्रोड्यूसिंग सेल होती हैं वो लॉस्ट हो जाती है और उनका लॉस्ट इरिवर्सिबल होता है और पेशेंट को अजूस्पर्मिया हो जाता है। तो बेसिकली इसमें सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स और जर्मिनल एपिथेलियम डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। अब क्रिप्टो ऑर्किडिज्म की बात करें तो क्रिप्टो ऑर्किडिज्म में क्या होता है? टेस्टिस जो अनडिसेंडेंट रहता है, तो इसकी वजह से क्या होता है? इंट्रा एब्डोमिनल में जो टेम्परेचर जो रहता है वो काफ़ी हाई रहता है। तो हाई इंट्रा एब्डोमिनल टेम्परेचर, तो इसकी वजह से क्या होता है? धीरे 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 स्पर्मेटोजेनेसिस जो रहता है धीरे 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 विद टाइम डिक्लाइन हो जाती है और पहले कम होती है फिर बाद में बिल्कुल एब्सेंट हो जाती है। तो ओलिगोस्पर्मिया फिर अजूस्पर्मिया, यही सेम चीज़ जो रहता है वेरिकोसील में भी होता है। टेम्परेचर जो रहता है बढ़ जाता है, स्क्रोटल वेन्स जो रहता है डायलेट और सोलेन हो जाती हैं, जिसकी वजह से स्क्रोटल का टेम्परेचर बढ़ जाता है जिस और कभी कभी टेस्टिकुलर हाइपोक्सिया हो जाता है। तो ये दोनों जो टेम्परेचर और हाइपोक्सिया होता है, ये दोनों चीज़ मिलके स्पर्मेटोजेनेसिस को कम कर देती हैं और धीरे धीरे बंद कर देती हैं। पहले ओलिगोस्पर्मिया होता है फिर अजूस्पर्मिया होता है। फिर अब बात करें टेस्टिकुलर ट्रॉमा और या टेस्टिकुलर टॉर्जन, तो इस केस में क्या होता है कि जो टेस्टिस रहता है सडन ट्विस्ट हो जाता है, जिसकी वजह से स्पर्मेटिक कॉर्ड जब सडन ट्विस्ट होता है तो ब्लड सप्लाई चली जाती है और फिर होता क्या है? इस्कीमिक नेक्रोसिस। तो इस्कीमिक नेक्रोसिस होगा तो इससे जो होगा स्पर्म प्रोड्यूसिंग जो टिश्यूज होंगे उनका परमानेंट डैमेज हो जाएगा और परमानेंट डैमेज हो जाएगा, इसलिए इसमें जो इंटरवेंशन रहता है बहुत जल्दी करते हैं। जबकि अगर हम बात करें ट्रॉमा में, तो ट्रॉमा में भी सेम ऐसे ही आर्किटेक्चर डिस्टर्ब हो जाएगा और डैमेज हो जाएगा। फिर अगर हम बात करें इडियोपैथिक जर्म सेल अप्लेजिया की, तो इडियोपैथिक जर्म सेल अप्लेजिया में क्या होता है? ये एक तरीके का सर्टोली सेल ओनली सिंड्रोम होता है और इसमें क्या होता है? जर्म सेल्स सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स की अगर हम बात करें तो उसमें दो तरह की सेल्स होंगी। तो एक जो होगा जर्म सेल्स होगा और दूसरा सर्टोली सेल्स। तो अगर सर्टोली सेल्स जो रहेंगी वो क्या करेंगी? अगर जर्म सेल्स जो रहेगा वो बिल्कुल ही एब्सेंट हो जाएगा, फिर बचा क्या? सिर्फ सर्टोली सेल्स। तो अब इसमें होता क्या है कि जो जर्म सेल रहती है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में बिल्कुल ही एब्सेंट हो जाती हैं, जिसकी वजह से सिर्फ सर्टोली सेल्स रह जाता है और स्पर्म प्रोडक्शन जो रहता है एब्सेंट हो जाता है। तो इसी को बोलते हैं जर्म सेल अप्लेजिया। तो जर्म सेल अप्लेजिया में क्या होगा? जर्म सेल जो रहता है वो नहीं रहेगा। फिर अगला बात करें टॉक्सिक रीजन की वजह से, तो टॉक्सिक में क्या होगा? कीमोथेरेपी। अब कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी में अगर कोई पेशेंट जा रहा है तो यूजुअली क्या करते हैं? ये टारगेट करते हैं रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स का, और स्पर्मेटोगोनिया क्या होते हैं? रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स। तो इसकी वजह से क्या होता है? इरिवर्सिबल डोज डिपेंडेंट इनफर्टिलिटी हो जाती है और जर्मिनल एपिथेलियम डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो जर्मिनल एपिथेलियम को डिस्ट्रॉय कर देती है ड्यू टू रैपिडली डिवाइडिंग कैरेक्टरिस्टिक। अब बात करें पोस्ट कीमोथेरेपी। अगर कीमोथेरेपी कोई पेशेंट ले रहा है तो उसके बाद अजूस्पर्मिया जो होता है वो कई बार रिकवर हो जाता है, यूजुअली 2 से 5 साल में, और ये ऑलमोस्ट 50% लोगों में देखा गया है कि 2 से 5 साल में उसका स्पर्मेटोजेनेसिस रिकवर कर गया। अब यही जो मम्स और इन्फेक्शन जो होता है, कई बार ये टेस्टिकुलर के साथ साथ पोस्ट टेस्टिकुलर का भी कॉज होता है। उसका मेन रीजन ये होता है कि अगर कई बार बहुत ज़्यादा चोट लगी है या ऑर्काइटिस हुआ है तो उसकी वजह से क्या होगा? इन्फ्लामेशन। अब इन्फ्लामेशन होगा तो इसकी वजह से क्या होगा? स्कारिंग, और स्कारिंग होगा तो फिर ब्लॉकेज हो जाएगा। तो ब्लॉकेज होने के बाद क्या होता है? जो ऑब्स्ट्रक्टिव अजूस्पर्मिया होता है वो भी डेवलप कर सकता है इनसे। अब बात करते हैं वेरिएंट्स की कुछ। तो सबसे पहले अगर कुछ वेरिएंट्स की बात करें तो उसमें होता है सर्टोली सेल ओनली। तो सर्टोली सेल ओनली की अगर बात करें तो इसमें क्या होता है? इसमें जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स रहता है उसमें जर्म सेल्स जो रहती हैं कंप्लीटली एब्सेंट रहती हैं, और जर्म सेल्स कंप्लीटली एब्सेंट होने की वजह से क्या होता है? कोई भी स्पर्म नहीं बन पाता है, तो इसकी प्रोग्नोसिस बहुत ही पुअर होती है। अब मैचुरेशन अरेस्ट, ये मैचुरेशन अरेस्ट की बात करें तो इसमें क्या होता है कि जो स्पर्मेटोगोनिया है वो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में चेंज होता है। तो मैचुरेशन अरेस्ट में या तो इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट या सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट या स्पर्मेटिड के स्टेज पे जो रहता है ग्रोथ वहीं पे स्टॉप हो जाती है। तो इसमें जो रहता है मैच्योर्ड स्पर्म नहीं रहते हैं। अब बात करते हैं
हाइपोस्पर्मेटोजेनेसिस। तो हाइपोस्पर्मेटोजेनेसिस में क्या होता है कि सारे के सारे जो सेल टाइप्स हैं वो कम हो जाते हैं, रिड्यूस क्वांटिटी हो जाता है। तो इसकी प्रोग्नोसिस अगर इन सब में बात करें तो सबसे अच्छी होती है। और चौथा होता है पैची या फोकल स्पर्मेटोजेनेसिस। तो पैची या फोकल स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या होता है कि कहीं कहीं आइसोलेटेड एक्टिव फोकाई होते हैं। तो ये जो चार हमने पढ़े ये एक्चुअली में है क्या, ये चार जो रहते हैं ये हिस्टोलॉजिकल टाइप के अजूस्पर्मिया होते हैं। तो हिस्टोलॉजिकल टाइप के अजूस्पर्मिया चार कौन कौन से होते हैं? पहला होता है सर्टोली सेल ओनली, दूसरा होता है मैचुरेशन अरेस्ट मिल सकता है, तीसरा हमें हाइपोस्पर्मेटोजेनेसिस मिल सकता है, और चौथा जो रहता है पैची या फोकल स्पर्मेटोजेनेसिस मिल सकता है। तो इसलिए बोला जाता है कि ये जो पैची और फोकल स्पर्मेटोजेनेसिस है ये जो रहता है अगर एफएसएच लेवल हाई है, अगर हाई रहता है तो वो यूजुअली ये लगता है कि टेस्टिस काम नहीं कर रही है, बट उसमें ऐसा देखा गया कि 20% जो आदमी रहते हैं उसमें फोकल स्पर्मेटोजेनेसिस मिलता है, और जिसकी वजह से वहां से हम स्पर्म को रिट्राइव कर सकते हैं। तो फोकल जो स्पर्मेटोजेनेसिस होता है वो इसका मतलब ये है कि देयर इज चांसेस वहां से हम स्पर्म को रिट्राइव कर सकते हैं। फिर अब बात करें पोस्ट टेस्टिकुलर या ऑब्स्ट्रक्टिव जूस्पर्मिया की। तो पोस्ट टेस्टिकुलर या ऑब्स्ट्रक्टिव जूस्पर्मिया के बारे में सबसे पहले अगर देखा जाए तो क्या होता है कंजेनाइटल बायलेटरल एब्सेंस ऑफ वास डिफरेंस। तो इस बीमारी में होता क्या है कि जो वास डिफरेंस डक्ट होती है वो एब्सेंट होती है, और ये क्यों होता है? बिकॉज ऑफ CFTR म्यूटेशन। CFTR म्यूटेशन और जो प्लेस होती है वो क्या होती है? डेल्टा F508। तो डेल्टा F508 या 5T अलील। तो ऐसे केसेस में जो रहता है ऑब्स्ट्रक्टिव अजूस्पर्मिया होता है। और यूजुअली जो रहता है जब कंजेनाइटल अगर वास दोनों तरफ एब्सेंट रहती है तो सेमाइनल वेसाइकल भी एब्सेंट रहता है और उसी साइड की किडनी भी एब्सेंट रहती है। तो सेमाइनल वेसाइकल एजेनेसिस और रीनल एजेनेसिस भी मिलता है। अब प्रॉब्लम किस में? वास में। टेस्टिस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो जो पूरा पाथवे है FSH LH और टेस्टोस्टेरोन बिल्कुल नॉर्मल रहता है। और चूंकि वास डिफरेंस अगर उसमें प्रॉब्लम है तो सीमेन का वॉल्यूम लो रहेगा और पीएच कैसा रहेगा? एसिडिक, क्योंकि इसमें सेमाइनल वेसाइकल जो रहता है उसके कंपोनेंट नहीं आ रहे हैं, तो फ्रक्टोज भी एब्सेंट रहता है। अब जो कंजेनाइटल बायलेटरल अगर हम बात करें वास डिफरेंस का, जो अगर दोनों साइड वास नहीं है तो 80% आदमियों में CFTR म्यूटेशन होता है। तो ऐसे केस में हमें स्क्रीनिंग जरूर करनी चाहिए। अब बात करते हैं, ये तो था कंजेनाइटल कॉजेज जिनकी वजह से ऑब्स्ट्रक्टिव जूस्पर्मिया होता है। अब बात करते हैं एक्वायर्ड कॉजेज। तो एक्वायर्ड कॉजेज में अगर सबसे पहले बात करें तो रहता है इन्फेक्शन। इन्फेक्शन में अगर हम बात करें तो इन्फेक्शन जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस, क्लेमाइडिया और गोनोरिया, इनसे होता क्या है? एपिडिडाइमल स्कारिंग। तो एपिडिडाइमल स्कारिंग हो जाएगा ओवर टाइम। तो इसके वजह से क्या होगा? होता क्यों है? क्योंकि जो ट्यूबरक्लोसिस होता है वो एपिडिडाइमिस और टेस्टिस को इन्वॉल्व कर सकता है और यूजुअली रिजल्ट करता है ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन और फाइब्रोसिस। तो जिसकी वजह से क्या होता है? स्पर्म का ऑब्स्ट्रक्शन ब्लॉक हो जाता है। तो इस वजह से स्कारिंग की वजह से क्या होता है? परमानेंट जो एपिडिडाइमल डक्ट है ब्लॉक हो जाएंगे और ऑब्स्ट्रक्टिव अजूस्पर्मिया हो जाता है। अब दूसरा जाता है एट्रियोजेनिक। एट्रियोजेनिक में क्या होगा? जो रास्ता है जैसे कि वास है वही कट जाए, वेसेक्टमी हम कर देते हैं, या हर्निया सर्जरी, प्रोस्टेट या सेमिनल वेसाइकल सर्जरी कर रहे हैं, तो इसमें क्या होता है? नियर बाई स्ट्रक्चर की वजह से, डैमेज की वजह से वहाँ स्कारिंग बन सकती है और इजैकुलेटरी डक्ट में फाइब्रोसिस हो सकती है। तो इसकी वजह से जो रहता है अजूस्पर्मिया हो सकता है। फिर अगला जो कॉज है इजैकुलेटरी डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन। अब इजैकुलेटरी डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन जो रहता है उसमें क्या रहता है? इजैकुलेटरी डक्ट ब्लॉक हो जाती है जिसकी वजह से सीमेन का इजैकुलेशन नहीं हो पाता है। तो ऐसे केस में क्या? सीमेन का वॉल्यूम जो रहता है लो रहेगा और सीमेन जो रहेगा एसिडिक रहेगा और उसमें फ्रक्टोज नहीं रहता है। फिर इसमें मेनली होता क्यों है? क्योंकि प्रोस्टेट में इन्फेक्शन हो जाए या सेमाइनल वेसाइकल में इन्फेक्शन हो जाए। तो अगर प्रोस्टेट सेमाइनल वेसाइकल में इन्फेक्शन होगा तो फिर इन्फेक्शन से क्या होगा? इन्फ्लामेशन, और इन्फ्लामेशन से क्या होगा? फाइब्रोसिस, और फाइब्रोसिस से क्या होगा? स्कारिंग। तो इस वजह से होता है। दूसरा क्यों ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है? कई बार स्टोन्स जो रहता है डक्ट में बन जाती हैं, या ट्रॉमा या कभी सर्जरी की वजह से हो जाता है। और कई बार इजैकुलेटरी डक्ट इसलिए भी ऑब्स्ट्रक्ट हो जाती है कि उसमें ट्यूमर हो जाता है या सिस्ट हो जाता है। तो इसको जो डायग्नोज करने के लिए होता है बेसिकली हम क्या करते हैं? ट्रांसरेक्टल अल्ट्रासाउंड, और उसमें हमें डायलेटेड सेमाइनल वेसाइकल और इजैकुलेटरी डक्ट
दिखती हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जो कंजेनाइटल वास की बात करें तो ये जो हम देख रहे हैं ये क्या है, टेस्टिस। अब टेस्टिस में ये हमने क्या देखा, ये है एपिडिडाइमिस, और ये जो रेड कलर से है ये वास है। तो कंजेनाइटल बायलेटरल में क्या होता है, ये दोनों तरफ से वास एब्सेंट रहती है। तो सिक्रीशंस किसके आएंगे, सिर्फ प्रोस्टेट के आएंगे। और कंजेनाइटल बायलेटरल वास होगा तो सेमाइनल वेसाइकल भी कई बार एब्सेंट रहती है और उस साइड की किडनी भी कई बार एब्सेंट रहती है। तो ऐसे केस में क्या रहेगा, फ्रक्टोज भी नहीं रहेगा। तो जो कंजेनाइटल बायलेटरल होगा उसमें क्या रहेगा, वास एब्सेंट है, ये इंटरनल रिंग है, गोनेडल वेसल दिख रहे हैं बट यहाँ पे वास नहीं दिख रहा है। अब कंजेनाइटल वास अगर एब्सेंट की बात करें तो कैसा होता है, बात करें तो अगर नॉर्मल देखें ये टेस्टिस है और सेमाइनल वेसाइकल इजैकुलेटेड, तो ये वास डिफरेंस है। अब वास डिफरेंस अगर कई बार क्या होता है सिर्फ एक साइड गायब रहती है और पूरा गायब रहती है, तो इसको कंप्लीट यूनिलेटरल बोलते हैं। और एक साइड गायब रहती है और आधा गायब रहती है तो इनकम्प्लीट। इसी तरीके से सेम जो रहता है बायलेटरल में होगा, दोनों साइड कंप्लीट गायब है और एक साइड इनकम्प्लीट तो एसिमेट्रिक बोलते हैं, और दोनों साइड इनकम्प्लीट है तो इनकम्प्लीट सिमेट्रिक बोलते हैं। तो हम जो बात कर रहे थे किसकी बात कर रहे थे, इजैकुलेटेड डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन। इजैकुलेटेड डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन में क्या करते हैं, ट्रांसरेक्टल अल्ट्रासाउंड। अब उसमें ट्रांसरेक्टल अल्ट्रासोनोग्राफी करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, डायलेटेड सेमाइनल वेसाइकल या इजैकुलेटेड डक्ट मिलता है। तो ऐसे केस में इसका ट्रीटमेंट क्या रहेगा, ट्रांस यूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ इजैकुलेटेड डक्ट। अब ट्रांस यूरेथ्रल रिसेक्शन जब करेंगे ट्यूरेड तो उससे पेटेंसी रिस्टोर हो जाती है। अब बात करते हैं रिट्रोग्रेड इजैकुलेशन का। तो रिट्रोग्रेड इजैकुलेशन क्या होता है, उसमें जो सीमेन रहता है वो ब्लैडर में चला जाता है रेदर देन बाहर इजैकुलेट होने के ड्यूरिंग द ऑर्गेजम। तो ये होता क्यों है, ये बेसिकली इसलिए होता है कि जो ब्लैडर नेक मसल होती है वो प्रॉपरली क्लोज नहीं होती एट द टाइम ऑफ इजैकुलेशन, तो जिसकी वजह से जो सीमेन होता है वो ब्लैडर में वापस चला जाता है और पेशेंट को जो ऑर्गेजम होता है उसको क्या बोलते हैं, ड्राई ऑर्गेजम। तो ड्राई ऑर्गेजम होता है क्योंकि बहुत ही थोड़ा या ना के बराबर सीमेन होता है और पेशेंट का जो सेंसेशन रहता है वो नॉर्मल रहता है। अब ये होता क्यों है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो होता है डायबिटीज की वजह से। डायबिटीज करता क्या है, ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी। अब ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी में क्या होगा कि ब्लैडर नेक का जो कंट्रोल होगा वो चला जाएगा, तो जिससे क्या होगा, रिट्रोग्रेड इजैकुलेशन। फिर दूसरा होता है स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में भी सेम यही, नर्व डैमेज हो जाएगी, नर्व सिग्नल चले जाएंगे। फिर अल्फा ब्लॉकर यूज करेंगे, तो अल्फा ब्लॉकर जो रहता है ब्लैडर नेक मसल को रिलैक्स कराते हैं। और फिर रिट्रोपेरिटोनियल सर्जरी। रिट्रोपेरिटोनियल सर्जरी में क्या होता है, नर्व और मसल जो रहते हैं ब्लैडर नेक को कंट्रोल करते हैं वो डैमेज हो जाते हैं। तो डायग्नोसिस कैसे करते हैं, डायग्नोसिस करने के लिए बेसिकली जो पोस्ट इजैकुलेट जो यूरिन रहता है उसको हम लोग एनालिसिस करते हैं और उसमें चेक करते हैं स्पर्म है कि नहीं। तो अगर स्पर्म जो मिलता है यूरिन में तो उसको इजैकुलेशन के बाद तो उसको हम बोलते हैं कि टेस्ट जो है पॉजिटिव आया है, तो स्पर्म अगर प्रेजेंट है तो डायग्नोसिस कंफर्म होता है। तो इसका ट्रीटमेंट क्या होगा कि अगर हम कोई मेडिकेशन ले रहे हैं तो उसको स्टॉप कर दें, पहला तो यही रहेगा। फिर दूसरा क्या रहता है, एमिप्रामीन। एमिप्रामीन दे सकते हैं या सूडो एफिड्रिन। तो एमिप्रामीन या सूडो एफिड्रिन जो रहता है वो ब्लैडर नेक का टोन जो रहता है बढ़ाता है। कैसे बढ़ाता है, ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करता है। तो इससे क्या होगा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जब स्टिमुलेट होगा तो ब्लैडर नेक टोन बढ़ जाएगा। अगर इसके बाद अगर पेशेंट को रिट्रोग्रेड इजैकुलेशन रहता है और पेशेंट की इच्छा है फर्टिलिटी की, उसको बच्चा चाहिए, तो जो स्पर्म होता है यूरिन से उसको हम लोग रिट्राइव कर सकते हैं और पेशेंट में एक्सी कर सकते हैं। एक्सी क्या होता है, एक असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक होती है जिसमें एक भी स्पर्म मिलता है तो उसको इंट्रासाइटोप्लाज्मिक जो रहता है ओवरीज में डाल देते हैं, इसको बोलते हैं इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। अगर हम बात करें तो डायबिटिक न्यूरोपैथी में जो केसेस है तो ऐसे केसेस में हमें मेडिकल ट्रीटमेंट ज़्यादा प्रीफर करना चाहिए, क्योंकि अगर हम सर्जिकल अगर ट्रीटमेंट करेंगे तो उसमें परमानेंट एनाटमी डैमेज हो सकती है और बाद में जब ड्रग देंगे तो लेस इफेक्टिव हो जाएगा। तो ऐसे केसेस में हमें मेडिकल ट्रीटमेंट करना चाहिए। तो अगर हम बात करें, अगर कोई पेशेंट अजूस्पर्मिया है, इनफर्टिलिटी की तरह आ रहा है, यूजुअली हमारे पास अजूस्पर्मिया के पेशेंट कैसे आते हैं, इनफर्टिलिटी की तरह। तो अगर इनफर्टिलिटी की तरह आ रहा है तो सबसे पहले हम अजूस्पर्मिया कंफर्म करेंगे। यूजुअली कैसे करेंगे, 2 सीमेन भेज करके सेंट्रीफ्यूज सीमेन, और कितने में 3000 जी, और कितनी देर के लिए, 15 मिनट के लिए।
फिर उसके बाद हम लोग जब सीमन रिपोर्ट आ जाएगी तो उसमें सीमन के सारे पैरामीटर जैसे कि वॉल्यूम, पीएच और फ्रक्टोज चेक करेंगे। पेशेंट का जो है फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, टेस्टिकुलर साइज देखेंगे, वास को पैल्पेट करेंगे, एपिडिडाइमस को पैल्पेट करेंगे। पेशेंट का हार्मोनल प्रोफाइल कराएंगे, एफएसएच, एलएस और टेस्टोस्टेरोन कराते हैं। साथ में प्रोलैक्टिन और इनिबिन भी कराएंगे सर्टोली सेल का फंक्शन देखने के लिए। फिर अब अगर बात करें इमेजिंग का तो ट्रांसरेक्टल अल्ट्रासाउंड कराते हैं। इमेजिंग में क्या होता है, हमें इजैकुलेटरी डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन होगा तो वो देख सकता है, सेमिनल वेसिकल सिस्ट होगा तो वो देख सकता है, और स्क्रोटल अल्ट्रासाउंड कराते हैं। उसमें हमें टेस्टिकुलर साइज देख सकता है और वैरिकोसील देख सकता है। तो अगर टेस्टिकुलर साइज की बात करें तो टेस्टिकुलर साइज की जो लेंथ होती है टेस्टिस की वो कितनी होती है, अगर हम लेंथ की बात करें तो ऑलमोस्ट 5 सेंटीमीटर। और अगर वेट की बात करें तो कितना होता है, 3 सेंटीमीटर। और अगर हाइट की बात करें तो कितना होता है, 3 सेंटीमीटर। तो लेंथ कितना हो गया, 5 सेंटीमीटर, तो 4 to 5 सेंटीमीटर उसकी लेंथ होती है। अगर विड्थ की बात करें तो कितना हो गया, 3 सेंटीमीटर, तो 2 to 3 सेंटीमीटर लेंथ होता है। और हाइट कितना होता है, 3 सेंटीमीटर। तो इसका जो नॉर्मल वॉल्यूम होता है टेस्टिस का वो कितना होता है, 15 से 25 ml के बीच में। तो 15 से 25 ml के बीच में होता है। तो ये सब चीज़ें पता कर सकती हैं। तो जब हम अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो हमें क्या दिख सकता है, जो ऊपर की पेम्पलीफॉर्म प्लेक्सेस है वो डायलेटेड दिख सकती हैं, तो उसमें क्या रहता है, वेरिकोसील। फिर हमें जो ऊपर की जो स्पर्मेटिक कॉर्ड है उसमें टॉर्जन मिल सकता है, टेस्टिकुलर टॉर्जन हो सकता है। फिर हमें एपिडिडाइमिस के रीजन में स्पर्म जो ऐसे कलेक्टेड दिख सकता है एक, तो उसको बोलते हैं स्पर्मेटोसील। फिर टेस्टिस में लोअर साइड में या कहीं भी हमें मास दिख सकता है अल्ट्रासाउंड में। फिर जो टेस्टिस के बाहर की जो होती है ट्यूनिका एल्बुजिनिया जो रहती है लेयर, और ट्यूनिका वेजाइनालिस जो उसके बाहर है, तो उसमें हमें फ्लूइड कलेक्शन मिल सकता है और पेशेंट को हाइड्रोसील हो सकता है। फिर टेस्टिकुलर रप्चर मिल सकता है। फिर टेस्टिस जो एपिडिडाइमिस का जस्ट ऊपर का पोर्शन है उसमें अपेंडिक्स टेस्टिस में टॉर्जन मिल सकता है। फिर पूरे एपिडिडाइमिस में इन्फ्लेमेशन मिल सकता है, उसको एपिडिडाइमाइटिस बोलते हैं। और टेस्टिस में इन्फ्लेमेशन मिलेगा, उसमें जो रहता है ट्यूनिका वेजाइनालिस में फ्लूइड होगा वो ऑर्काइटिस कहलाता है। तो ये सब डिफरेंट फाइंडिंग हमें स्क्रोटल अल्ट्रासाउंड में मिल सकता है। फिर जो अगला इमेजिंग करेंगे हम लोग जेनेटिक टेस्टिंग, उसमें हम लोग कैरियोटाइपिंग कराते हैं। कैरियोटाइपिंग कब इंडिकेटेड रहता है, जब टेस्टिस स्मॉल रहे। तो जब टेस्टिस स्मॉल रहता है और एफएसएच हाई रहता है तो इसका मतलब क्या है, टेस्टिकुलर कॉज हो सकता है। फिर वाई क्रोमोसोम माइक्रो डिलीशन रहता है तो भी जेनेटिक टेस्टिंग करते हैं। और तीसरा CFTR म्यूटेशन। तो ये 3 चीज़ें जो है हमें जेनेटिक टेस्टिंग से पता चलेगी। फिर लास्ट में हम बायोप्सी करते हैं अगर हम अनसर्टेन है ऑब्स्ट्रक्टिव अजियोस्पर्मिया या नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव अजियोस्पर्मिया में। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमने क्या किया, अगर कोई पेशेंट आ रहा है इनफर्टिलिटी के साथ तो हम लोग कंफर्म करते हैं अजियोस्पर्मिया। फिर उसके बाद अजियोस्पर्मिया कंफर्म करने के बाद सीमन में हम लोग सारे सीमन के पैरामीटर देखेंगे, पेशेंट का फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे और लैब में हार्मोनल प्रोफाइल भेजते हैं और पेशेंट का इमेजिंग कराते हैं और जेनेटिक टेस्टिंग कराते हैं और फाइनली उसका बायोप्सी लेते हैं। जेनेटिक टेस्टिंग कराते हैं बेसिकली इसलिए कि हमें कैरियोटाइप जानना रहता है अगर टेस्टिस स्मॉल और हाई एफएसएच के साथ है। दूसरा वाई क्रोमोसोम माइक्रो डिलीशन को रूल आउट करना रहता है और CFTR म्यूटेशन को। फिर हम बात करें जो अल्ट्रासाउंड जो हम कर रहे थे, अल्ट्रासाउंड में हमें ये जो चीज़ दिख रही है ये है वास डिफरेंस। तो ये नॉर्मल वास डिफरेंस दिख रहा है और ये है सेमाइनल वेसाइकल, ये है सेमाइनल वेसाइकल। तो ये नॉर्मल होता है, यहाँ पे सेमाइनल वेसाइकल है ये, और ये वास डिफरेंस है, ये सेमाइनल वेसाइकल और ये वास डिफरेंस। तो हमें क्या दिखेगा, सेमाइनल वेसाइकल डायलेटेड दिख सकती हैं या सेमाइनल वेसाइकल जो रहता है एब्सेंट रहता है, यहाँ पे एट्रोफिक टाइप का है, बहुत छोटा। तो ये सब फाइंडिंग हमें अल्ट्रासाउंड में मिल सकती है। फिर अब हम बात करें हार्मोनल प्रोफाइल जब कराते हैं तो सबसे पहले जो हम हार्मोनल प्रोफाइल करा रहे हैं तो क्या करा रहे हैं, FSH LH करा रहे हैं और टेस्टोस्टेरोन। तो FSH LH और टेस्टोस्टेरोन कैसे इंटरप्रेट करते हैं कि ऑब्स्ट्रक्टिव जूस्पर्मिया है कि नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव जूस्पर्मिया है। तो ऑब्स्ट्रक्टिव जूस्पर्मिया अगर होगा तो उसमें टेस्टिस में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ना ही पिट्यूटरी में कोई प्रॉब्लम होती है। तो ना टेस्टोस्टेरोन में कोई दिक्कत होगा ना टेस्टिस साइज में, सब कुछ नॉर्मल रहता है। तो इसको हम लोग भूल जाते हैं। मेनली हमें नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव जूस्पर्मिया और प्री टेस्टिकुलर कॉजेज में रूल आउट करना रहता है। तो अगर हमने FSH LH कराया है और पिट्यूटरी जो है अगर पिट्यूटरी अगर फंक्शनल होगा तो ऐसे केस में क्या होगा, अगर टेस्टोस्टेरोन जो रहता है अगर लो रहेगा प्री टेस्टिकुलर में और FSH जो रहेगा
LH वो भी लो रहेगा प्री टेस्टिकुलर में, और जो टेस्टिस रहेगा वो स्मॉल और सॉफ्ट रहेगा। जबकि नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव की बात करें तो नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव अजूस्पर्मिया में क्या होगा, FSH LH जो रहेगा हाई रहेगा, उसमें जो है पिट्यूटरी फंक्शनल है। तो पिट्यूटरी अगर फंक्शनल है तो क्या होगा, वो FSH LH बना रही है जबकि टेस्टिस काम नहीं कर रहा है, तो नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव जूस्पर्मिया रहता है। फिर अगर इनिबिन बी की बात करें तो इनिबिन बी अगर 60 से कम है, 60 पिकोग्राम पर ml से कम है, तो इसका मतलब क्या है, स्पर्मेटोजेनिक अरेस्ट हो चुका है। इसका मतलब स्पर्मेटोजेनिक अरेस्ट होता है। फिर स्पर्म रिट्रीवल टेक्निक की बात करें तो स्पर्म रिट्रीवल टेक्निक के लिए क्या होगा, स्पर्म हम आइदर एपिडिडाइमिस से निकाल सकते हैं या टेस्टिस से निकाल सकते हैं। तो यूजुअली क्या होगा, अगर पेशेंट को ऑब्स्ट्रक्टिव जूस्पर्मिया होगा तो स्पर्म जो रहेगा नॉर्मल बनेगा, जबकि नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव जो स्पर्मिया होगा टेस्टिस में प्रॉब्लम रहेगी, तो स्पर्म कहाँ से निकालना पड़ेगा, टेस्टिस से निकालना पड़ेगा, क्योंकि उसमें ऑलरेडी टेस्टिस नहीं बन रही है। तो अगर हमें ऑब्स्ट्रक्टिव जो स्पर्मिया है तो हम कहाँ से निकालेंगे, एपिडिडाइमिस से। तो एपिडिडाइमिस से हम कैसे निकाल सकते हैं, पहला परक्यूटेनियसली निकाल सकते हैं, इसमें बटरफ्लाई यूज करते हैं, और परक्यूटेनियसली एपिडिडाइमल स्पर्म एस्पिरेशन, इसको बोलते हैं पेशा। दूसरा, हम लोग छोटा सा इंसिजन देके फिर माइक्रोस्कोप के अंदर जो रहता है एपिडिडाइमस से स्पर्म निकाल सकते हैं, इसको बोलते हैं माइक्रोसर्जिकल एपिडिडाइमल स्पर्म एस्पिरेशन, इसको बोलते हैं मेसा। तो पेसा और मेसा में क्या होता है, एपिडिडाइमस से स्पर्म निकालते हैं। अब चूंकि इसमें ऑब्स्ट्रक्टिव जो स्पर्मिया है, स्पर्मेटोजेनेसिस हो रहा है, तो रिट्रीवल रेट अगर हम बात करें तो नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव जो स्पर्मिया के प्रोसीजर से ज़्यादा ही होगा, तो 80 to 90% होता है। तो 80% पेसा में होगा और 90% से भी ज़्यादा जब हम माइक्रोस्कोप लगा देते हैं। फिर अगर हम बात करें नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव जो स्पर्मिया की, तो उसमें हम जो रहता है बेसिकली कहाँ से निकालते हैं, टेस्टिस से, और उसमें यूजुअली 50% के आसपास निकलता है। तो टेस्टिस में क्या रहता है, ये ओपन बायोप्सी होता है, इसमें टेस्टिकुलर स्पर्म एक्सट्रैक्शन करते हैं, और ओपन बायोप्सी होता है, ये बेसिकली नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव अजूस्पर्मिया में इंडिकेटेड होता है। और माइक्रो टेस्ट से क्या होता है, इसको भी ओपन तरीके से करते हैं, बट हम लोग जो डायलेटेड सेगमेंट है उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं। तो जो डायलेटेड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है उसको जब हम माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो पर्टिकुलरली उसी को निकाल कर करते हैं। तो इससे क्या होता है कि थोड़ा सा यील्ड इससे बढ़ जाता है, ऑलमोस्ट 70% केसेस में निकल सकता है, स्पर्म रिट्रीवल है। तो इसलिए जो माइक्रो टेस्ट से रहता है हम लोग किस में यूज़ करते हैं, क्लाइनफेल्टर का जो पेशेंट रहता है मोजाइक टाइप में, जिसमें थोड़ा बहुत चांसेस है बनने का उसमें, और दूसरा AZFC डिलीशन है उसमें करते हैं, क्योंकि उसमें फोकल स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, तो ऐसे केस में हम यूज़ करते हैं। फिर ये तो हो गया स्पर्म रिट्रीवल टेक्निक का। तो स्पर्म रिट्रीवल टेक्निक के बाद अब हम बात करेंगे असिस्टेड रिप्रोडक्शन। जो असिस्टेड रिप्रोडक्शन होता है उसमें सबसे पहले क्या होता है, एक्सी जो रहता है गोल्ड स्टैंडर्ड रहता है। उसमें क्या रहता है, अगर एक भी स्पर्म निकाला है हमने तो उसको हम डायरेक्टली जो रहता है एग में इंजेक्ट कर देते हैं। तो इसमें क्या रहता है कि अगर हम बात करें ऑब्स्ट्रक्टिव अगर अजूस्पर्मिया का पेशेंट है तो इसमें अगर फर्टिलाइजेशन प्रेगनेंसी रेट जो रहेगा वो सिमिलर रहेगा नॉर्मल स्पर्म के, क्योंकि स्पर्म की क्वालिटी अच्छी रहेगी, और उसको हम ओवा में डाल लें तो अच्छी रहेगी, अच्छे स्पर्म को डालेंगे तो प्रेगनेंसी और फर्टिलाइजेशन रेट सेम रहेगा। लेकिन अगर नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव अजूस्पर्मिया की बात करेंगे तो उसमें कम हो जाता है। फिर अगला बात करें क्रायो प्रिजर्वेशन। क्रायो प्रिजर्वेशन में क्या होता है कि कई बार ऐसा देखा गया है कि जैसे कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनको कीमोथेरेपी कराना है, या कुछ पेशेंट्स हैं जो ऐसे प्रोसीजर कराने जा रहे हैं जिसमें उनको स्पर्म को प्रिजर्व करने की ज़रूरत है। तो दो तरीकों से हम लोग स्पर्म को प्रिजर्व कर सकते हैं। पहला कि हम लोग जो स्पर्म है उसको रिट्राइव किया है और उसको प्रिजर्व करते हैं। तो स्पर्म को सबसे पहले हम टेस्टिकुलर टिश्यू से एस्पिरेट कर लेते हैं या निकाल लेते हैं, फिर उसको प्रोसेस करते हैं और एग यॉक बफर और ग्लिसरॉल के साथ लिक्विड नाइट्रोजन में रख देते हैं। और लिक्विड नाइट्रोजन में जो रहता है कितने टेम्परेचर पे रखते हैं, -196 में। तो इसको बोलते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन। फिर उसके बाद अगर हम बात करें दूसरा होता है होल टिश्यू विट्रिफिकेशन। होल टिश्यू विट्रिफिकेशन में क्या होता है, जो हम लोग क्रायो प्रिजर्वेशन करते हैं इसमें, तो एक पूरा जो टेस्टिकुलर टिश्यू होता है उसका एक पूरा का पूरा पीस कर लेते हैं रेदर देन स्पर्म के। तो इससे होता क्या है कि जब बाद में हमें ज़रूरत होती है तो हम पूरा टिश्यू को यूज़ करके स्पर्म को रिट्रीव कर सकते हैं। इसको करते कैसे हैं कि सबसे पहले जो टेस्टिकुलर टिश्यू होता है उसको हम लोग क्रायो प्रोटेक्टेंट यूज़ करते हैं, और क्रायो प्रोटेक्टेंट से यूज़ करके उसका जो सेलुलर वाटर रहता है उसको रिप्लेस कर देते हैं क्रायो प्रोटेक्टेंट से। फिर इसको तुरंत रैपिडली कूल करते हैं, और रैपिडली कूल करके इससे होता क्या है कि आइस क्रिस्टल नहीं बनता है। हमने वाटर तो निकाल दिया, आप रैपिडली कूल कर देंगे तो आइस क्रिस्टल नहीं बनेगा। फिर उसके बाद हम इसको प्रिजर्व कर देते हैं। फिर बाद में जब हम करना स्पर्म इससे निकालना रहता है तो इसको थॉ करेंगे
और थॉ कितने में करते हैं, ऑलमोस्ट 20 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे। और जब थॉ करते हैं तो थॉ करके फिर हम माइक्रो डिसेक्शन टेक्निक से, माइक्रोटेसिस से हम लोग उस टिश्यू से स्पर्म निकाल सकते हैं। तो ये होता है होल टिश्यू विट्रीफिकेशन। फिर जो अगला कॉन्सेप्ट होता है वो होता है जेनेटिक काउंसलिंग। तो जेनेटिक काउंसलिंग किसमें करना चाहिए हमें, अगर कोई पेशेंट में वाई माइक्रो डिलीशन है तो वाई माइक्रो डिलीशन के केस में हमें जेनेटिक काउंसलिंग करना चाहिए, क्योंकि देयर इज चांस कि वो मेल ऑफ स्प्रिंग को ट्रांसफर हो जाए। फिर दूसरा रहता है CFTR म्यूटेशन। CFTR म्यूटेशन के केस में हमें दोनों पार्टनर को स्क्रीन करना चाहिए। तो ये क्या है, अब हम डिस्कस कर लेते हैं। ये है IUI। तो IUI में क्या होता है, इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन करते हैं। तो यूजुअली जो स्पर्म अच्छे से मोटाइल नहीं होते हैं उसको हम कलेक्ट करके सबसे पहले वॉश करते हैं। वॉश करने का क्या मतलब होता है, इसमें हम पहले एक मीडियम लेते हैं, मीडियम लेके उसमें उसको फिर गोल गोल बहुत तेजी से घुमाते हैं, सेंट्रीफ्यूज करते हैं। तो इस तरह करने से क्या होता है, इससे जो रहता है, जो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज हैं, डिब्री हैं, ये सब जितने होंगे वो सब वॉश आउट हो जाएंगे। अब ये सब जब वॉश आउट हो जाएंगे तो फिर इसको 10 ml सीरीज में लेकर के और हम लोग यूट्रस में इंसेमिनेट कर देते हैं। तो यूजुअली होता क्या है, जब हम नॉर्मल क्वार्टस करते हैं तो यूजुअली ये काम जो रहता है यहाँ तक हम खुद ही पहुँचा देते हैं। फिर उसके बाद अगर स्पर्म मोटाइल होगा तो अपने आप चल जाता है, अगर स्पर्म नहीं चढ़ पा रहा है तो हम IUI करते हैं। तो ये किस केस में करेंगे, जिनका काउंट नॉर्मल है बट मोटेलिटी कम है, तो ये होता है इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। फिर दूसरा होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन क्या होता है, बेसिकली 5 स्टेप में करते हैं, 5 से 6 स्टेप में। तो सबसे पहले इसमें जो फीमेल पेशेंट रहती है उसके ओवरी को स्टिमुलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ क्लोमिफेन सिट्रेट या कोई और ड्रग, जिसमें ओवेरियन स्टिमुलेशन हार्मोन थेरेपी बोलते हैं। फिर उसका जब एग बन जाता है तो उस एग को हम लोग पिकअप करते हैं एस्पिरेशन अंडर द अल्ट्रासाउंड गाइडेंस, और फिर निडल डाल के एक वैक्यूम पंप लगा के एग को एस्पिरेट कर लिए। फिर थर्ड स्टेप में हम लोग जो रहता है स्पर्म को प्रिपेयर करते हैं। स्पर्म को प्रिपेयर करने के लिए क्या करते हैं, स्पर्म को वॉश आउट करते हैं, और स्पर्म को वॉश आउट करके फिर डेंसिटी ग्रेडियंट से अच्छे स्पर्म को और स्विमअप टेक्निक से फिर स्पर्म इकट्ठा करके सेपरेट कर लेते हैं। फिर हम पेट्री डिश में स्पर्म और ओवा को फर्टिलाइज कराते हैं, और फिर एम्ब्रियो जब बन जाता है तो एम्ब्रियो को फिर पहले एम्ब्रियो बनेगा 2 सेल, फिर 4 सेल, फिर 16। तो फिर जब एम्ब्रियो बन जाता है तो फिर उसको हम इम्प्लांट कर देते हैं यूट्रस में। तो ये होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। फिर अगर हम बात करें स्पर्म रिट्रीवल टेक्निक की, तो मेसा में क्या होता है, माइक्रो सर्जिकल स्पर्म एस्पिरेशन होता है एपिडिडाइमस से। तो माइक्रो सर्जिकल एपिडिडाइमल स्पर्म एस्पिरेशन, तो इसमें थोड़ा सा इंसिजन देके हल्का सा निडल से एपिडिडाइमस बाहर निकाल के फिर उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं, माइक्रोस्कोप के अंदर देख के फिर स्पर्म रिट्राइव करते हैं। फिर दूसरा होता है पेसा में क्या करते हैं हम लोग, बटरफ्लाई लगा के फिर एस्पिरेट कर लेते हैं। तो ये परक्यूटेनियस एपिडिडाइमल स्पर्म एस्पिरेशन होता है। फिर ये जो बेसिकली ये दोनों जो प्रोसीजर होगा कब करेंगे, जब ऑब्स्ट्रक्टिव जूस्पर्मिया होगा, क्योंकि उसमें जो टेस्टिस है वो काम कर रही है और स्पर्म जो है पहुंच जा रहा है एपिडिडाइमिस में और फंक्शनल है। फिर नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव जूस्पर्मिया होगा तो उसमें टेस्टिस काम नहीं करेगी, तो टेस्टिस से स्पर्म निकालना पड़ेगा। और टेस्टिस से स्पर्म निकालने के लिए सबसे पहले हम बटरफ्लाई डाल देते हैं, तो इसको बोलते हैं टेस्टिकुलर स्पर्म एस्पिरेशन। फिर दूसरा होता है, अगर कई बार क्या होता है इससे काम नहीं बनता है तो टेस्टिकुलर टिश्यू थोड़ा निकाल के फिर उसमें स्पर्म को ढूंढते हैं, इसको बोलते हैं टेस्टिकुलर स्पर्म एक्सट्रैक्शन। तो इसमें ओपन बायोप्सी करके थोड़ा टिश्यू निकालते हैं। फिर जो फाइनल नया प्रोसीजर आया है वो है माइक्रोटेसे। माइक्रोटेसे में पहले हम क्या करते हैं, थोड़ा ओपन बायोप्सी, ओपन इंसिजन देते हैं, फिर ऐसा एरिया जो रहता है माइक्रोस्कोप के अंदर देख के आइडेंटिफाई करते हैं जो कि एनलार्ज्ड है। तो जो ये एनलार्ज्ड एरिया है उसको आइडेंटिफाई करते हैं, वो यूजुअली ऐसा दिखेगा। तो जो एनलार्ज एरिया है, जो इलाज एरिया है उसको रिमूव करते हैं और उसमें से स्पर्म निकालते हैं। तो इसका जो स्पर्म रिट्रीवल रेट होता है ऑलमोस्ट 50 to 70%। और ये बेसिकली किस में यूज़ करते हैं ज़्यादा, मोजाइक क्लाइनफेल्टर और AZFC में करते हैं। फिर अब बात करें मैनेजमेंट की एंजियोस्पर्मिया की, तो एंजियोस्पर्मिया में अगर LHFSH जो होगा कम होगा, हाइपोगोनेडोट्रोपिक हाइपोगोनेडिज्म है, तो ऐसे केस में हमें SCG और FSH दे सकते हैं। SCG और FSH जो रहते हैं LHFSH की तरह काम करते हैं। फिर दूसरा, अगर पेशेंट को GnRH डेफिशिएंसी है या बाय बर्थ GnRH डेफिशिएंसी जिसको कैलमैन बोलते हैं, तो ऐसे केस में हम GnRH पंप दे सकते हैं जो कि पल्सेटाइल फॉर्म में देते हैं। तो इसको पल्सेटाइल रिलीज होता है और पेशेंट को ट्रीट कर सकते हैं। फिर कई बार क्या होता है, हम FSH LH को बाहर से सप्लीमेंट ना करने के बजाय हम लोग अंदर से बढ़ा सकते हैं। वो कैसे करते हैं,
एंडोजिनस FSH-LS को कैसे बढ़ाते हैं हम, जो 2 ड्रग होती हैं क्लोमिफेन सिट्रेट और लेट्रोजोल। क्लोमिफेन सिट्रेट और लेट्रोजोल देते हैं तो ये क्या करता है, एस्ट्रोजन को ब्लॉक कर देता है। अब एस्ट्रोजन को ब्लॉक कर देता है तो FSH-LH बढ़ जाता है। ये बेसिकली नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव जो स्पर्मिया के केस में यूज करते हैं। फिर हम एंटीऑक्सीडेंट यूज कर सकते हैं। ये बेसिकली एडजेंट के फॉर्म में यूज होता है, क्योंकि क्योंकि जो इनका जो इफेक्ट है वो आइसोलेटेड जो रहता है वो नहीं करता है। ये बेसिकली रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज जो डैमेज करते हैं उसको बचाता है। दूसरा, स्पर्म के DNA को इम्प्रूव करता है। तो अगर पेशेंट में ऑब्स्ट्रक्टिव या नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव के अदर कॉजेज होंगे तो उनके लिए हमें ये सब करना पड़ेगा। फिर जो टेस्टोस्टेरोन जो रहता है हमें उसे अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि वो पिट्यूटरी के फीडबैक को ब्लॉक कर देता है। अब बात करें जो रिसेंट नया नया चेंजेस आया है, तो अब बात करें अगर हमें स्पर्मेटोजेनिक जो रिजर्व है उसको जानना है तो इनिबिन बी और एंटी मुलेरियन हार्मोन। तो इनिबिन बी और एंटी मुलेरियन हार्मोन जो रहते हैं एक सैरोगेट मार्कर होते हैं जो कि स्पर्मेटोजेनिक रिजर्व को इवेलुएट करते हैं। तो इसका बेनिफिट क्या होता है, ये एक नॉन इन्वेजिव तरीके से हम जान सकते हैं कि कितना वो है। तो सबसे पहले हमने क्या बोला, इनिबिन बी और एंटी मुलेरियन हार्मोन। फिर दूसरा होता है, कुछ ऐसे होते हैं टेस्टिकुलर बायोप्सीज के लिए जो हम लोग ट्रांसक्रिप्टोमिक सिग्नेचर जिनको बोलते हैं, उसमें बेसिकली 2 होते हैं फैक्टर, TEX101 और PGK2। तो TEX101 और PGK2 जो रहता है ये कैसे मिलता है, टेस्टिकुलर बायोप्सी से। तो इसका मेन फंक्शन क्या है कि जो हम माइक्रोटेसे करते हैं, अब माइक्रोटेसे करते हैं तो उसका सक्सेस होगा कि नहीं होगा, तो उसको ये प्रेडिक्ट करते हैं। तो TEX101 और PGK2, और ये क्या होते हैं, ट्रांसक्रिप्टोमिक सिग्नेचर। फिर अगला जो रहता है क्रिस्पर की बात करें तो क्रिस्पर जो रहता है, क्रिस्पर एक तरीके का एडिटिंग करता है और इसको हम Cas9 रिपेयर के लिए यूज करते हैं। Cas9 रिपेयर जो रहता है एक तरह का डिलीशन है, कहाँ पे, AZF पे होता है, B और C में। तो AZF B और C में क्रिस्पर की मदद से हम इसको एडिट करने की कोशिश करते हैं, ताकि जो ये डिलीशन है, ये जो कॉमन जेनेटिक कॉज है मेल इनफर्टिलिटी का, उसको हम जो है करेक्ट कर सके। ये अभी प्री क्लिनिकल फेज में है। फिर टेक्निकल चीजेज में क्या क्या आई एंडोलॉजी में नई तो पहला आया है माइक्रो अल्ट्रासाउंड मैपिंग। तो इसमें क्या होता है, बेसिकली अगर माइक्रो अल्ट्रासाउंड मैपिंग की बात करें तो इसमें हम लोग क्या यूज करते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी अल्ट्रासाउंड। तो अब जो है हाई फ्रीक्वेंसी अल्ट्रासाउंड आ गया है। हाई फ्रीक्वेंसी अल्ट्रासाउंड जो रहता है ऑलमोस्ट 20 to 30 मेगाहर्ट्ज का रहता है। तो इससे हम लोग डिटेल्ड मैपिंग कर सकते हैं टेस्टिस का और आइडेंटिफाई कर सकते हैं ऐसे जोन जो कि जहाँ पे एक्टिव स्पर्मेटोजेनेसिस हो रहा है, जिससे कि हम जब बायोप्सी करेंगे तो हमें पता रहेगा कि हमें बायोप्सी कहाँ करना है, और उससे जो है प्रिसीजन भी बढ़ेगा और यील्ड भी बढ़ेगी। फिर अगला जो रहता है AI। तो AI बेस्ड जो रहता है स्पर्म सिलेक्शन। तो AI जो है यूजुअली जो है डीप लर्निंग एल्गोरिथम यूज करके फिर इक्सी का आउटकम जो रहता है वो बढ़ा देता है। कैसे कि ये जो रहता है गुड क्वालिटी स्पर्म जो रहता है उसको सेलेक्ट करने में हमें हेल्प करता है। फिर जो अगला चीज होता है माइक्रो फ्लूइडिक स्पर्म शॉर्टिंग। तो माइक्रो फ्लूइडिक स्पर्म शॉर्टिंग क्या है, तो ये एक तरीके का, जैसे सर्वाइकल म्यूकस जो रहता है वहाँ पे क्या होता है, वो वहाँ पे जो अच्छे स्पर्म रहते हैं वही पहुंच पाते हैं। तो उस तरीके का एक नेचुरल जो इन्वायरमेंट है हम वो लैब में क्रिएट करते हैं। तो इससे क्या होता है, जो स्पर्म उसको क्रॉस कर लेता है वो अच्छा स्पर्म होता है और उसको हम लोग IVF के लिए यूज कर सकते हैं। तो ये एक तरीके का क्या है माइक्रोफ्लूइडिक स्पर्म सॉर्टिंग चिप। ये मिमिक करता है सर्वाइकल म्यूकस फ्लो को। फिर अब स्टेम सेल में कुछ नई चीजें आ गई हैं। सबसे पहला क्या आया है, इंड्यूस प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल। तो इंड्यूस प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल में क्या होता है कि जो हम लोग इसमें जो है स्पर्मेटिक ट्रांसप्लांटेशन का रिसर्च कर रहे हैं। तो इसमें बेसिकली हमारा जो मेन टारगेट है टू रिस्टोर द फर्टिलिटी बाय जनरेटिंग द फंक्शनल स्पर्म सेल्स। तो जो फंक्शनल स्पर्म सेल्स है उनको जनरेट करना। फिर दूसरा है सर्टोली और लेडिक सेल्स का को कल्चर। तो सर्टोली और लेडिक सेल का जो को कल्चर मॉडल है उससे हम जर्म सेल का जो इन्वायरमेंट है, जर्म सेल लाइक इन्वायरमेंट है, उसको रीजनरेट कर रहे हैं। फिर अब बात करते हैं प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स का। तो अगर कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो गुड प्रोग्नोसिस होते हैं और कुछ बैड प्रोग्नोसिस। तो अगर हम बैड प्रोग्नोसिस की बात करें तो जो AZF A और B डिलीशन होगा वो बैड होता है। अगर पेशेंट को सर्टोली सेल सिंड्रोम है तो बैड होता है। पोस्ट कीमोथेरेपी बैड होता है और उसकी उम्र ज़्यादा हो गई तो बैड होता है। और FSH अगर हाई है तो भी बैड होता है। इसको छोड़ के बाकी गुड होते हैं। तो बैड फैक्टर कौन कौन से होते हैं, सर्टोली सेल वाला अगर प्रॉब्लम है, AZF A AZF B, फिर FSH जो रहता है बड़ा रहता है,
पोस्ट कीमोथेरेपी और मोर देन 40 ईयर्स। तो अगर पेशेंट को नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव जूस्पर्मिया है तो आजकल माइक्रोटेसी की वजह से, माइक्रोटेसी और एक्सी की वजह से 60% जो रहता है उसमें भी हम लाइव बर्थ अचीव कर सकते हैं। तो कॉम्प्लिकेशन क्या होता है, अगर मल्टीपल बायोप्सी करते हैं तो उसकी वजह से टेस्टिक्स में फाइब्रोसिस हो सकती है और हाइपोगोनेडिज्म हो सकता है। लेडिक सेल जो रहता है उसका लॉस हो जाता है बार बार मल्टीपल बायोप्सी करने की वजह से, जिससे कि टेस्टोस्टेरोन का जो लेवल है वो कम हो जाता है। तो इसलिए पेशेंट को लॉन्ग टर्म मॉनिटरिंग की जरूरत होती है। फिर अगर तीसरा जो है फॉलोअप कर रहे हैं पेशेंट का, तो हमें क्रायो स्टोरेज जो होता है ऑप्शन पेशेंट को बताना चाहिए, क्यों जब भी कोई भी रिट्रीवल हो रहा है, ताकि वो बाद में इस फॉर्म को यूज कर सके। तो नया नया चीज क्या क्या आया है, तो सबसे पहला आया है AI गाइडेड स्पर्म मॉर्फोलॉजी क्लासिफिकेशन। तो AI गाइडेड स्पर्म मॉर्फोलॉजी क्लासिफिकेशन, इसको क्या बोलते हैं, डीप एक्सी। तो डीप एक्सी में क्या होता है, इसमें डीप लर्निंग मॉडल यूज करते हैं टू असेस द लाइव स्पर्म। तो इसमें लाइव स्पर्म मॉर्फोलॉजी जो रहता है उसको एसेस करने के लिए AI का यूज करते हैं। इसका नाम होता है डीप एक्सी। तो डीप एक्सी में क्या करते हैं, डीप लर्निंग मॉडल यूज करके लाइव स्पर्म मॉर्फोलॉजी हम लोग डिटेक्ट करते हैं बिना स्टेनिंग के, और इसकी मदद से हम क्या करते हैं, वाइबल स्पर्म को सेलेक्ट कर लेते हैं। तो इससे क्या होता है, हम लोग एक्सी जो करते हैं उसका रिजल्ट बढ़ जाता है। फिर जो दूसरा अगर हम बात करें वो रहता है ऑर्गेनाइड बेस्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। तो ऑर्गेनाइड बेस्ड स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है, ये एक 3 डायमेंशनल टेस्टिकुलर टिश्यू कल्चर होता है जो कि ऐसा इन्वायरमेंट बनाता है जो कि इन विवो होता है और वैसा ही वो इन विट्रो बना देता है, बाहर भी वैसा ही बना देता है। तो इसका मेन टारगेट क्या है कि जो हम स्पर्म बॉडी के अंदर बना रहे हैं वो स्पर्म हम बॉडी के बाहर भी बना सके। तो इसको बोलते हैं ऑर्गेनाइड बेस्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। फिर तीसरा जो है वो है फ्यूचर एपिजेनेटिक करेक्शन में। तो एपिजेनेटिक करेक्शन से क्या होगा, जो सर्टोली सेल का जीन एक्सप्रेशन है वो रीस्टोर हो जाएगा। अब रीस्टोर हो जाएगा तो इससे क्या होगा, जर्म सेल का जो इन्वॉल्वमेंट है दोबारा रिक्रिएट कर सकते हैं, और इससे जो है स्पर्मेटोजेनेसिस हम दोबारा रिजेनोवेट कर सकते हैं। फिर जेनेटिक फर्टिलिटी पासपोर्ट, ये क्या होता है, इसमें जो होता है बेसिकली नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग यूज करते हैं। तो इसकी मदद से हम ऐसे इंडिविजुअल्स को एनालाइज कर सकते हैं जिनमें आगे चल के टेस्टिकुलर फेलियर होगा या इम्पेयर्ड स्पर्मेटोजेनेसिस होगा। तो ऐसे लोगों को पहले डिटेक्ट करके हम पहले से ही ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये है फ्यूचर एंडोलॉजी का।